बीज अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? बीज अंकुरण के लिए, बीजा अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है? जिब्रेलिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। बीज अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जिब्रेलिन। अब एक आपने देखा, ये आपके पास कोशिका है, क्या है? कोशिका का गुच्छ है, इसको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? अविभजित कोशिकाओं के गुच्छ को कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? अविभजित कोशिकाओं के गुच्छ को कैलस कहते हैं। अविभजित कोशिकाओं के गुच्छ को कैलस कहते हैं। पहली कंडीशन, अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन। अगर अधिक साइटोकाइनिन इसके ऊपर छिड़केंगे, अधिक साइटोकाइनिन छिड़केंगे और कम ऑक्सीन छिड़केंगे, क्या बनेगा? अधिक साइटोकाइनिन छिड़केंगे, कम ऑक्सीन छिड़केंगे, क्या बनेगा? अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, परो बनेगा। क्या बनेगा? केवल परो बनेगा। इस तरह से परो बन जाएगा। दूसरा है कम साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सीन। कम साइटोकाइनिन, ये कंडीशन है। अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, परो। कम साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सीन, अधिक ऑक्सीन, क्या बनेगा? जड़ें। क्या बनेगी? जड़ें बनेगी। केवल जड़ें बनेगी, केवल जड़ें बनेगी। तीसरा है मध्यम साइटोकाइनिन मध्यम ऑक्सीन। मध्यम साइटोकाइनिन मध्यम ऑक्सीन, मध्यम साइटोकाइनिन मध्यम ऑक्सीन, जड़ें और परो दोनों बनेगी। जड़ों और परो दोनों बनेगी। अगला सवाल है मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन। मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, क्या बनेगा? केवल कैलस बनेगा। केवल कैलस बनेगा। ठीक, ये सवाल आ रखा है 2 नंबर का, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ऐसे ये कैलस है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैलस है। इस कैलस के ऊपर मध्यम साइटोकाइनिन और मध्यम ऑक्सीन छिड़का, परो भी बनेगी, जड़ें भी बनेगी। इस कैलस के ऊपर अधिक साइटोकाइनिन छिड़का, कम ऑक्सीन, केवल परो बनेगा। इसके ऊपर क्या किया? कम साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सीन, केवल जड़ें बनी। क्या बनी? केवल जड़ें। मध्यम साइटोकाइनिन कम ऑक्सीन, तो केवल कैलस बन के रह जाएगा। केवल क्या रह जाएगा? कैलस बन के रह जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये चारों कंडीशन अलग अलग है। अगला सवाल है रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है? रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है? या अपन कहते हैं जीर्णता विलंब क्या है? जीर्णता विलंब क्या है? जीर्णता विलंब क्या है? तो आपको बताते हैं रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है। पादपों में क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है, वो जीर्णता को रोकता है, बुढ़ापा रोकता है। साइटोकाइनिन का काम होता है जीर्णता रोकना। साइटोकाइनिन का काम होता है, ये कोशिका विभाजन करेगा और जीर्णता रोकेगा। साइटोकाइनिन का काम होता है जीर्णता को रोकना। कैसे रोकता है? ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये किसको प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, नई कोशिकाएं बनाता है। अब अपन कहते हैं जीर्णता से पूर्व पत्तियां हैं। इन पत्तियों के अंदर जैसे ये प्रोटीन है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब क्या होते हैं? नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इनका विघटन प्रारंभ हो जाता है। जीर्णता होने से पहले ये जैसे प्रोटीन है, ये जैसे न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब विघटित होने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब क्या होते हैं? विघटित होने शुरू हो जाते हैं। पर्णरहित है, ये सब विघटित होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने इसके ऊपर क्या किया? अपन ने इसके ऊपर साइटोकाइनिन छिड़का, इनका विघटन कम होना शुरू हो गया। इनका विघटन क्या होना शुरू हो गया? कम होना शुरू हो गया। कम होना शुरू होते ही अपन कहते हैं कि इस प्रभाव को कहा जाता है जीर्णता विलंब प्रभाव या रिचमोंड लैग प्रभाव। तो रिचमोंड लैग प्रभाव क्या है? आप बताओगे। साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है, यानी कोशिका बनाता नहीं। कैसे? ये क्या करता है? कोशिका के अंदर जो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पर्णरहित इनका विघटन होता है, उस विघटन को ये क्या करता है? कम कर देता है। इसको कहा जाता है रिचमोंड लैग प्रभाव। इथाफोन का पूरा नाम बताओ। इथेफोन का पूरा नाम बताओ। इथेफोन है, उसका पूरा नाम बताओ। तो आपको बताना है इसका नाम होता है 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड। 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक अम्ल। 2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक अम्ल।
2-क्लोरोएथिल फास्फोरिक अम्ल, ये इथाइलिन उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है? इथाइलिन, और ये फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, अगला सवाल है क्लाइमेट्रिक फल क्या है? तो क्लाइमेक्टेरिक फल क्या है? तो ऐसे फल जो पकने से पूर्व इथाइलिन उत्पन्न करते हैं। श्वसन गुणांक का मापन किसके द्वारा किया जाता है? श्वसन गुणांक का मापन किसके द्वारा किया जाता है? श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है गैनांक श्वसन मापी। किसके द्वारा? गैनांक श्वसन मापी के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है? अब एक आपको बताते हैं किसका कितना श्वसन गुणांक है, कोई भी सवाल आ सकता है इसमें से। ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.79 होता है। 0.79 यानी 0.7 से लगभग 0.9 के बीच होता है। फिर उसके बाद अगला है मैलिक अम्ल का कितना होता है? मैलिक अम्ल का 1.33 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का कितना होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का 4 होता है। ठीक है, ये श्वसन गुणांक याद रखना अलग अलग, किसी का भी पूछा जा सकता है। अनऑक्सी श्वसन का कितना होता है? अनऑक्सी श्वसन का कितना होता है? अनंत होता है। अगला सवाल आता है कि आप अंकुरित होते हुए बीजों का कितना होता है? अंकुरित होते हुए बीजों का कितना होता है? 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। फिर उसके बाद मांसलोद्भित पौधों का श्वसन गुणांक कितना होता है? मांसलोद्भित पौधों का श्वसन गुणांक 0 होता है। 0 कितना होता है? 0 होता है। मांसलोद्भित पादपों का श्वसन गुणांक 0 होता है। ये सब अलग अलग याद रखना। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1, वसा का श्वसन गुणांक 0.7, प्रोटीन का 0.79 से 0.79 यानी 0.7 से 0.9 के बीच, मैलिक अम्ल का 1.33, ऑक्जेलिक अम्ल का 4, अनऑक्सी का अनंत, अंकुरित होते हुए बीजों का 1 से कम, मांसलोदित पादपों का 0। अगला सवाल है एंटरनर ड्यूरोपथ है, उसको सर्वप्रथम जो एंटरनर ड्यूरोपथ है उसका अध्ययन सर्वप्रथम कौन से जीवों में किया गया? स्यूडोमोनास जीवाणुओं में। किसमें किया गया? स्यूडोमोनास जीवाणुओं में। किसमें किया गया? स्यूडोमोनास जीवाणुओं में इस पथ का अध्ययन किया गया। श्वसन एक एम्फीबोलिक क्रिया है। श्वसन एक कैसी है? श्वसन एक एम्फीबोलिक क्रिया है, यानी इसमें कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों रिएक्शंस होती हैं। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ कहां होता है? या पीपीपी कहां होता है? कोशिका दर में। कहां होता है? कोशिका दर में होता है। कहां होता है? कोशिका दर में। इसमें 36 बनते हैं। बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? बुकनर ने हिस्ट कोशिका से कौन सा एंजाइम पृथक किया? कौन सा एंजाइम पृथक किया? उत्तर बताना है जाइमेज। क्या बताना है? जाइमेज। क्या बताना है? जाइमेज। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? ये सवाल कई बार आ रखा है। ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ऑक्सीजन। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। अगला सवाल है साइटोक्रोम। ऐसे ETS में 2 चल वाहक इलेक्ट्रॉन, चल वाहक के नाम बताओ। ETS में चल वाहक प्रोटीन के नाम बताओ। ETS में चल वाहक प्रोटीन के नाम बताओ। तो आपको बताना है यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C।
यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी, ये दोनों चल वाहक प्रोटीन होते हैं, ये अपनी स्थिति बदलते हैं, एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं। क्रेब्स चक्र का क्या महत्व है? क्रेब्स चक्र का क्या महत्व है? क्रेब्स चक्र का पहला महत्व है एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। दूसरा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो पर्णहरित का पूर्वगामी है। क्या है? पर्णहरित संश्लेषण का प्रारंभिक अणु है। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं? अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं? बच्चों बताओ, क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल बनता है। क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा? सिट्रिक अम्ल, इसलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं। ठीक है, पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण को क्या कहते हैं? पायरुविक अम्ल से, जो पायरुविक अम्ल है उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी चक्र बी क्यों कहते हैं? जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी चक्र बी क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, एमंडन, मेयरऑफ और पार्टनर्स ने। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? सवाल है, क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बच्चों बताओ, होती है नहीं होती है? तो आपको बताना नहीं। जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद का नाम बताओ बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद का नाम बताओ। ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद का नाम क्या होता है? लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक अम्ल। क्या है? पायरुविक अम्ल। अगला सवाल है, जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन सा आयन चाहिए? जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए, जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? उत्तर है मैग्नीज क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। मैग्नीज क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको थोड़े और सवाल बताता हूं, क्या क्या सवाल कोई बचे हुए हैं। क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं? क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं? ये सवाल भी आ रखा है, क्वांटम लब्धि किसे कहते हैं? तो क्वांटम लब्धि का मतलब है अवशोषित प्रकाश की प्रति घंटा क्वांटम में विमोचित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, यानी अवशोषित प्रकाश, अवशोषित प्रकाश, जितना प्रकाश अवशोषित करता है, अवशोषित प्रकाश की प्रति घंटा क्वांटा, की प्रति घंटा क्वांटा में विमोचित, क्वांटा में विमोचित अवशोषित प्रकाश की प्रति घंटा क्वांटा में विमोचित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, यानी प्रति घंटा प्रकाश कितना अवशोषित होता है और कितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं, उसकी संख्या को कहते हैं क्वांटम लब्धि। क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? ग्रेना में। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? स्ट्रोमा में। कहां होती है? अगला सवाल है, किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन है सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना।
विभिन्न सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना किण्वन कहलाता है। सवाल आता है किण्वन किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना किण्वन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बनाना किण्वन क्या है? सवाल है किण्वन क्या है? तो किण्वन का मतलब है सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना। सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे ब्रेड क्या है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे ब्रेड, जैसे अल्कोहल, जैसे विनेगर, ठीक है, ये सब। अगला सवाल है सोलराइजेशन क्या है? सोलराइजेशन क्या है? सोलराइजेशन का मतलब है अत्यधिक तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का प्रकाशीय ऑक्सीकरण होने लगता है। अत्यधिक तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने लगता है। पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने लगता है। पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने लगता है। इस स्थिति को सोलराइजेशन कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण अत्यधिक गिर जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण अत्यधिक गिर जाता है। प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? पहला है पेरोक्सिसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है हरित लवक। याद रखना बच्चों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये आ रखा नीट के अंदर क्वेश्चन और बाहरी बोर्ड में भी आ रखा। प्रकाश श्वसन में कौन से 3 कोशिकांग भाग लेते हैं? पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। प्रकाश श्वसन को C2 चक्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनता है? ग्लाइकोलेट। क्या बनता है? ग्लाइकोलेट बनता है। इसको डेकन-टियो चक्र भी कहते हैं क्योंकि डेकन-टियो ने इसकी खोज की थी। अब मैं आपको बड़े बड़े सवाल लिखा देता हूं। C3 और C4 चक्र में अंतर। मैं आपको 5 या 7 बड़े सवाल बताता हूं, वो आप याद कर लेना बच्चों। उसमें से आपको मिल जाएंगे। बड़ा सवाल आएगा एक इसमें से। केल्विन बेंसन चक्र किसी ने याद किया है? किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, सर हमको केल्विन बेंसन चक्र भी याद है, इतना बड़ा चक्र है जो। पहला सवाल, बड़े सवाल में लिख देता हूं साफ साफ। C3 और C4 चक्र में 4 अंतर। अगला सवाल है चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में 4 अंतर। चक्रीय अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण में 4 अंतर। अगला सवाल है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में 2 अंतर। इसमें 2 अंतर ही आएंगे। ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में 4 अंतर। ऑक्सी अनऑक्सी में 4 अंतर। श्वसन और किण्वन में 4 अंतर। श्वसन और किण्वन में 4 अंतर। ग्लाइकोलाइसिस चक्र पूरा आ सकता है 4 नंबर का। ग्लाइकोलाइसिस चक्र, प्रकाश श्वसन, केल्विन बेंसन चक्र, क्रेब्स चक्र पिछले साल आया था और C4 चक्र पिछले साल आया था। किण्वन से आप क्या समझते हैं? किण्वन से आप क्या समझते हैं?
विभिन्न प्रकार के किण्वन को समझाइए, विभिन्न प्रकार के किण्वन को समझाइए। तो ये आ सकते हैं सवाल छोटे छोटे। रेड ड्रॉप इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव को समझाओ, रेड ड्रॉप इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव को समझाओ। अगला आ सकता है प्रकाशिक अभिक्रिया, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण का वर्णन। ये सवाल याद करने बच्चों, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे बता दिया, आप लोग याद करो। और ये सारे सवाल हो गए हैं, इसमें ये सवाल याद कर लोगे आपको लगभग तीनों चैप्टर पूरे हो जाएंगे याद। थैंक यू बच्चों।